बिलाल अबू बकर साहब, आप कम आ रहे हैं आजकल, चक्कर क्या है क्लास में? है ना, है ना। अच्छे बोले आपकी वो मेरी रिपोर्ट देख रहा था, उसमें आपकी सीपी कम कर दी आपकी मैडम ने। कश्माला है नहीं, बड़ा सख्ती मॉनिटर कर रहे हैं। चलें तो देखते हैं जरा सा आगे, ठीक है। अच्छा, एक और होता है, उसको कहते हैं डीपीयू। इसको कहते हैं डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड। अनलोड। डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड, इससे आपके जहन में क्या इमेज बनती है? सर अनलोडिंग भी उसकी तो यानी जिम्मेदारी लोड होती है इन वो नहीं करेंगे, वो बस एज इट इज agree रखेंगे करती और है। वो आपकी जिम्मेदारी होगी उसको लोड करवाना। लोडिंग एंड अनलोडिंग जो है सेलर की जिम्मेदारी होती है। जब आपका जो है काम चीज पहुंच जाती है आपकी एरिया में, तो अनलोडिंग भी सेलर की जिम्मेदारी बन जाती है। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब है ये, इसमें क्या होता होगा, जरा देखते हैं, जरा देखते हैं इसको। इसमें देख रहे हैं आप क्या फर्क है? सर बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से इंपोर्ट और अब ड्यूटी। यस, import and duty is paid by the buyer and rest of the tasks are performed by seller. Even Yes, insurance is seller. given by seller. yes, seller account, yes. आप देख रहे हैं इसमें क्या है? एक चीज आप देख रहे हैं इसमें क्या है? रिस्क का ट्रांसफर हो रहा है अनलोडिंग के बाद सर, रिस्क अनलोडिंग के बाद ट्रांसफर। यस, वो तो एंड तक जा रहा है जिसको बिल्कुल एंड तक जा रहा है। यू आर राइट, बिल्कुल राइट। इसमें ट्रांसफर ही नहीं हो रहा जी नहीं, बिल्कुल एंड पे ट्रांसफर तो हो रहा है ना बेटा। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि अगर यहां कुछ हो जाएगा तो बायर इज रिस्पॉन्सिबल और सेलर इज रिस्पॉन्सिबल। जी। इसका मतलब है अम्मी को मोबाइल घर में ले जाकर बिल्कुल करके दे रहे हैं। नहीं ना सर, अनलोडिंग का भी तो बायर अच्छा, जिम्मेदार सही। हुआ ना। हाँ हाँ, अनलोडिंग का अनलोडिंग का सेलर जिम्मेदार है, सर लोडिंग अनलोडिंग सर बायर के ऊपर तो कभी भी रिस्क नहीं आता ना इस सिनारियों में। बायर के ऊपर सिर्फ रिस्क एक पॉइंट पे आएगा जहां पे उसने इंपोर्ट। क्या चीज बेटा? बायर के ऊपर कोई रिस्क नहीं है, उसके घर के अंदर पहुंचा के ये दे रहा है, उसकी प्लेस पर। अब बिल्कुल हाँ, आपने आपने वही मशीन, कह रहा हूँ ना मैं। अब ये हुआ कि मोबाइल आपने अम्मी को दिया और अचानक डाकू आ गए। ऐसा भी तो हो सकता है ना। जी सर। तो वहां रिस्क बिल्कुल एंड पर है। यहाँ पर रिस्क कहाँ हो रहा था? वो दुकान पे रिस्क ट्रांसफर हो रहा था, यहाँ दुकान पे ट्रांसफर हो रहा था, ये रास्ते में हो रहा था, ये और रास्ते में हो रहा था, रास्ता रास्ता, ये बिल्कुल आपके दरवाजे पे आपको पहुंचा दे। ठीक है, इसको कहते हैं डीपीयू। इसमें ड्यूटी और टैक्सेस इज पेड बाय द बायर। अच्छा, मैंने क्या कर दिया जी? यहां तक कोई मसला तो नहीं है? नो सर। नो अच्छा, सर, ऑल गुड। अब देखें, एक होता है डीएपी, इसको कहते हैं डिलीवर्ड एट प्लेस। इसको क्या कहते हैं? डिलीवर्ड एट प्लेस। इसमें क्या होता होगा? आप जरा अपने जहन में कुछ खुद भी थोड़ा सा जोर लगाने की कोशिश करें, क्या होता होगा? सर अनलोडिंग बायर के, वो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है इसमें। वो सिर्फ आपकी गाड़ी तक पहुंचा देता है। अनलोडिंग आपकी जिम्मेदारी होती है, सेलर वो बायर की, और रिस्क भी आप पर ट्रांसफर हो जाता है। इट मींस दैट सेलर डिलीवर्स द गुड। इसके अंदर सेलर की। क्या कहना चाहते हैं बताइए? सर मैं कह रहा था इसके अंदर आई थिंक सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी टिल डिलीवरिंग इट टू द वेयरहाउस ऑफ द बायर। फिर वहां पे लोडिंग अनलोडिंग वहां से बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ शिफ्ट हो जाती है ना। हाँ, तो ये कहता है इट मींस द सेलर डिलीवर्स द गुड टू अ नेम प्लेस ऑफ अ डेस्टिनेशन बट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अनलोडिंग, जो अभी मेहर मलिक साहब कहते हैं। It means his responsibilities include what responsibilities are include packaging, export clearance, carriage expenses, terminal cost up to the agreed destination port. But
DAP means the buyer is responsible for all costs, duties and taxes with unloading the goods. And he is also responsible for custom clearance to the import the product into the named country destination. But the risk is transferred to the buyer at the final designated place of destination. इसका मतलब है वहां पहुंचाने के बाद अगर उतारने में कुछ गिरेगा तो who is responsible? Buyer. 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 आ रही है बात समझ में? तो देखें जरा, देख रहे हैं आप? आपके प्लेस तक तो पहुंचा देगा, बट नॉट बात नहीं समझ में सर आ गई। अच्छा, इसमें एक बात और याद रखेंगे, मैं यहाँ आपको बताना शायद मेरे जहन से निकल जाए, जब भी लिखेंगे FOB तो ब्रैकेट में लिखेंगे इनकोटर्म्स 2020। अगर आप 20 नहीं लिखेंगे तो अगला बोले मैंने तो 2010 के ऊपर एग्री कराया था। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अच्छा, एक और यूज होता है, उसको कहते हैं DDP। इसमें क्या होता है सर? इसमें सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर पे आ जाता है, वो इंपोर्ट ड्यूटी भी और डॉक्यूमेंटेशन भी, इंपोर्ट ड्यूटी डॉक्यूमेंटेशन भी उसके अंदर सिवाय आती है। अनलोडिंग के सर, सिवाय अनलोडिंग। अनलोडिंग बस रह जाती है। सिवाय अनलोडिंग के। अनलोडिंग से unloading is the responsibility of buyer. इसका मतलब है ये सारे काम करा के अगर आपके घर पे ट्रक लेकर आता है और वहां कोई चीज प्रॉब्लम हो जाती है तो बायर की रिस्पांसिबिलिटी है। बायर की रिस्पांसिबिलिटी। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलें। And these 4 terms are the 4 rules for only for C, right? तो पहला जो है इसमें एक कहलाती है फ्री अलोंगसाइड शिप। इसमें क्या होता है? जी बताएं सर। इसमें जो सेलर होता है वो बस आपकी शिप के साथ रख देता है, अनलोडिंग मतलब शिपिंग नहीं करता, शिप में लोडिंग नहीं करता। जी, और कोई साहब कहना चाहते हैं कुछ? जी बताइए। बात समझ में आ रही? क्या कहा मेहर साहब ने? He said the seller delivers the goods alongside the buyer's vessel at the name port of shipment. अब name port of shipment क्या आएगा? Ningbo port, Karachi port, Shanghai, right? It means that the buyer bears all cost and risk of loss or damage from that point. इसका मतलब है alongside ship के बाद जो risk transfer हो जाता है to the buyer, and this FAS term requires the seller to clear the goods for export, Incoterms, and the buyer arrange export clearance. समझ में आ रही बात? पुरानी पहले क्या होता था, बायर जो था वो क्लियर कराया करता था, अब जो है वो सेलर कराता है। yes. इसमें कोई इशू तो नहीं है? रिस्क का ट्रांसफर हो रहा है बेटा, रिस्क का ट्रांसफर हो रहा है सर लोडिंग टू द मेन कैरियर पर यहाँ होगा।
सर ऐसे में पोर्ट पे पहुंच के टर्मिनल में पहुंच के आपका रिस्क ट्रांसफर हो जाएगा, लोडिंग उसमें नहीं आएगी। लोडिंग नहीं आएगी यहाँ कहीं है ना? लोडिंग आपका बायर का रिस्क होगा। लोडिंग बायर, ठीक है ना? अच्छा, एक और देखते हैं, FOB फ्री ऑन बोर्ड। सर इसमें लोडिंग आ जाती है। लोडिंग आ जाएगी बस। इसका मतलब है कि रिस्क कब ट्रांसफर हो जाएगा? जब ये कंटेनर आपका लोड हो जाएगा। लोड हो जाएगा। इसका मतलब है अगर लोडिंग के दौरान कुछ हो जाता है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? सेलर। सेलर सेलर। यहां तक बात समझ में आ रही? यस सर। अच्छा, एक और जी सब लोग क्लियर हैं, सब साथ हैं मेरे? देखिए मैं इसमें फिर आपसे कुछ कोई टेस्ट लूंगा है ना, अभी मैं आपको कुछ 4-5 सिनेरियो दूंगा, फिर पूछूंगा इसमें कौन सा लेना चाहिए। जी सर। अच्छा, एक और हम जरा देखते हैं, another term is very famous, cost and freight। अच्छा देखिए पुराने जमाने में इसका नाम था क्या? नाम था C&F, ये पुराना नाम था, ठीक है? अब नहीं होता ये नाम, ठीक है? अब बोलते हैं CFR। अच्छा, CFR में आप बताएं क्या होता होगा? सर फ्रेट के चार्जेस आप दे देते हैं, लेकिन जो रिस्क ट्रांसफर रहता है वो फ्रेट से पहले हो जाता है, लोडिंग करवा के रिस्क ट्रांसफर हो जाता है बायर पे। हाँ भाई, ये सही कह रहे हैं सर। बिल्कुल, मुझे भी यही लग रहा है कि फ्रेट आप ट्रांसफर कर देते हो, लेकिन टाइटल आप ट्रांसफर कर देते हो, लेकिन कॉस्ट पे कर देते हो इन शिपमेंट। और कोई साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी फरहान नसीम साहब, टाइटल कहाँ ट्रांसफर होता है? सर इसमें टाइटल तो सर वहां पे पहले ट्रांसफर मेरे ख्याल से हो जाता है, मतलब जो है ख्याल है, नहीं कंफर्म। जी और कोई साहब? देखें इसकी अंडरस्टैंडिंग ना 90% पाकिस्तान में जो प्रोफेशनल्स हैं ना उनकी गलत है, 90% लोगों की। वो क्या समझते हैं टाइटल कहाँ ट्रांसफर होता है? सर जब टर्मिनल पे लोड करेंगे इसको शिप पे। नहीं, वो क्या समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्या है CFR से? लोग क्या समझते हैं? पूरा जो ट्रांसफर है, जो शिप पे भी जो रिस्क है वो भी बायर का है। हाँ एग्जैक्टली, यू आर राइट बिलाल साहब, यू आर वेरी जीनियस, क्लास कंप्लीट पढ़ा है। देखें रिस्क ट्रांसफर हो जाता है यहां पर, और ऑब्लिगेशंस है यहां तक की। बात नहीं समझ में आ रही जी? तो लोग आमतौर पर समझते हैं कि जब माल यहां तक पहुंचा रहे हैं तो ये वाला जो रिस्क है ये भी सेलर का है, जबकि ये सेलर का रिस्क नहीं होता, सेलर का रिस्क यहां तक रहता है। ये याद रखेंगे, देखो ये याद रखना है, ये आपको बहुत सारे अक्लमंद लोग इंडस्ट्री में मिल जाएंगे जो CFR का रिस्क यहां तक ला रहे होंगे, ठीक है? यहां तक नहीं, ठीक है? इट मींस CFR और FOB का रिस्क जो है वो सेम है। अगर ट्रांसफर हो, सिर्फ ऑब्लिगेशन किस चीज की ज्यादा है? CFR की ज्यादा है। CFR की ज्यादा है। क्या, कौन सी ज्यादा है? सर अनलोडिंग भी कर रहा है। अनलोडिंग की कौन ज्यादा है? नहीं, अनलोडिंग नहीं कराता, यहां तक आता है, अनलोडिंग नहीं कराता, सिर्फ पहुंचाता है पोर्ट तक। ट्रांसफर की ट्रांसिट की हो गई सर। हाँ, ट्रांजिट की कॉस्ट, फ्रेट कॉस्ट, एग्जैक्टली, कार्टेज भी देता है। बात समझ में आ रही? तो इसका मतलब हुआ कि FOB और CFR का रिस्क एलोकेशन सेम है, लेकिन कॉस्ट एलोकेशन डिफरेंट है। ये याद रखेंगे, ये कहीं की रखनी है अपने जहन में आपने। ये लोगों को मैंने आपसे कहा 90% को नहीं पता। तो इसका कोई चार्ट है जिसमें सारे लिखे हुए हों? हाँ भी देते हैं सब आपको, सब ये सब मैं सारी भेज दूंगा ना आपको, ये सब कुछ आपको भेज दूंगा, ये तो आपके पास हर वक्त रहेंगी ना। आप इसका मैंने एक हैंडी भी अभी आपको दे देता हूँ, ठीक है? अब क्या होगा, अब देखें इसमें क्या हो रहा है। अभी मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग चीज और पूछूंगा ना, अभी मैं आपसे जरा सा आगे चल के ना, देखें इसमें हो क्या रहा है।
पहुंचा रहा है ये कराची पोर्ट तक, देख रहे हैं हम, लेकिन डिलीवरी टेक प्लेस व्हेन द सेलर प्लेसेस द गुड्स ऑन द बोट। यस सर, यहाँ पे टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा, टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा, बट सेलर इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉन्ट्रैक्ट द कैरियज, लेकिन यहां तक पहुंचाने का जिम्मेदार है। बात समझ में आ गई? सर इसमें इंश्योरेंस बायर की होगी? इसमें बायर की होगी इंश्योरेंस, क्योंकि जब सेलर वाली आ जाएगी तो वो कौन सा हो जाता है? CIF हो जाता है, जो पाकिस्तान में अलाउड नहीं है। हाँ, पाकिस्तान में तो 2 ही अलाउड। पाकिस्तान में DDP अलाउ कर देते हैं अगर आप स्टेट बैंक से स्पेशल अप्रूवल लेते हैं। ठीक है, अब देखें क्या ख्याल है, सही है? जी बताइए। यस सर, ठीक है, इसमें क्लियर है? अच्छा, अब इसमें जो एक चीज मैं बताना चाह रहा था, इस क्लासिकल केस, आप मेरे साथ जरा सा रहिएगा और एक चीज को समझने की कोशिश करें। आप अगर इस ब्लू पिक्चर को अपने जहन में रखें तो ये अभी हम हैं CFR पे, और ये कहां तक आपको पहुंचा के दे रहा है? तो ये पोर्ट तक, कराची डेस्टिनेशन पोर्ट, कराची पोर्ट तक बस। ठीक है, अब जरा सुनिएगा, है ना रजा साहब, आप ये जहन में रखिएगा अपने ना। और अब हम ऐसा करते हैं, हम जरा सा पीछे चलते हैं। अगर आप CPT देखें, ये कहां तक पहुंचा के दे रहा है? सर पोर्ट तक। क्या ख्याल है? तो एक, ठीक है, सो डू यू हैव सम आइडिया ऑफ पैकेजिंग, और कुछ आइडिया है, कुछ बात कुछ बताना चाहते हैं? जी ऐसे जनरली या कुछ? हाँ, पैकेजिंग से क्या जहन में आता है, कुछ बताएं, थोड़ी बात आप भी तो करें ना सर। कुछ फ्लेक्सिबल पैकेजिंग होती है, कोरुगेटेड पैकेजिंग, नॉट श्योर आपका ये, और एक और भी तरह की होती है, मुझे याद नहीं, तो 3 तरह की थी। हाँ, तो पैकेजिंग से आपके जहन में क्या आता है? क्या आपने कहा कि पैकेजिंग, अगर मैं सर मेरे जहन में तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी पैकेजिंग आ रही है। एक प्राइमरी पैकेजिंग वो होगी जो प्रोडक्ट से कांटेक्ट में होगी, एक पैकेजिंग होगी जो फॉर ट्रेड यूज होगी, सेकेंडरी जिसको कहते हैं, और टर्शियरी वो होती है जो लॉजिस्टिकल फिजिबिलिटी के लिए बनाई जाती है कि इसकी शिपमेंट इजी करें हम, और उसमें भी वही वेयर हाउसिंग वाले टर्म्स यूज होंगे कि आप बल्क ब्रेक करना चाह रहे हैं या कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं, तो उस कंसोलिडेशन के लिए भी एक पैकेजिंग यूज होगी। सर मार्केटिंग के हवाले से भी, क्योंकि हम लोग ने BBA में, बैचलर्स में या मास्टर्स में भी, MBA में यही पढ़ा है कि प्रोडक्ट के 4 बेसिकली 4 पीस सबको पता है, तो पैकेजिंग इज वन ऑफ देम। तो हम तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक के प्रोडक्ट की क्या पैकेजिंग है, किस तरह से वो उसको फैसिलिटेट करता है उसके यूज में। फिर कुछ पैकेजेस अब ऐसे भी आने लगे हैं जो आप रीयूज कर सकते हैं, तो वो एक सस्टेनेबिलिटी के उसमें भी, सप्लाई चेन में भी चला जाता है। तो इसेंशियली जो है वो कि आप फाइनल जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसकी पैकेजिंग क्या है, उसमें क्या इंफॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो एक वो पर्सपेक्टिव भी हो सकता है पैकेजिंग का। यू आर राइट। अच्छा, पैकेजिंग वैसे इन योर पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, डू यू लाइक पैकेजिंग के, यार कैसे करना चाहिए? कुछ बॉक्स बनाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं ना कि बॉक्स बनाकर चीजें खुद ही डेवलप करने की, समटाइम्स यू ट्राई टू डेवलप सम बॉक्सेस, अच्छा ऐसी पैकिंग होनी करते हैं, ऐसा कुछ कोई इंटरेस्ट है कभी? या यस सर, मायरा ने अभी किया, जैम का ब्रांड लॉन्च किया मायरा ने अभी, वो पैकेजिंग करती है। अच्छा, तो वो पैकेजिंग शेयर करेंगी?
मायरा है आज नहीं? सर वो मेरे ख्याल से मायरा नहीं है सर, वो जार्स में बेसिकली यूज करती है। जार्स आपको मिल जाते हैं प्लेन, और उस पर फिर वो अपना लेबल, रूज जैम के नाम से उनका है वेंचर, तो उस पर वो अपना लेबल लगाती हैं। और बेसिकली उनका जो प्रोडक्ट है, मैंने ट्राई किया हुआ है कुछ दिन पहले, तो बेसिकली उसका ये है, बिकॉज वो होम बेस्ड है, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, तो उसको ये है कि उसको आपको रेफ्रिजरेट करना है। तो लाइफ कितनी है? जार्स, सर लाइफ उसकी है अप टू 6 मंथ्स, 6 to 7 मंथ्स। लेकिन आपने रेफ्रिजरेट अगर टेम्परेचर कम बाहर रखेंगे तो खराब हो जाएगा। बाहर रखेंगे तो खराब हो जाएगा, बिल्कुल जी। इट मींस इट्स डिफिकल्ट टू खुलने के बाद है। नहीं नहीं, आपको जैसे ही आपने लिया या परचेज किया, बनाया, उसने ठंडा वंडा हो गया, आपने उसको फिर रेफ्रिजरेट कर लिया। ये नहीं है कि आपने अगर 1 महीने बाद या 2 हफ्ते बाद लिया फिर खोला, तो ऐसे नहीं, आपने उसको फ्रिज में ही रखना है, और खोलने के बाद भी, खोलने से पहले भी यू हैव टू रेफ्रिजरेट। तो 6 मंथ लाइफ कैसे है फिर? इसका जवाब मायरा बेहतर तरीके से बता रही है। कि मैं बता रही हूँ, जो मैंने उससे लिया था, मैंने तकरीबन 1 महीना चलाया था, तो वो बिल्कुल ठीक था। जब मैं वो जैम निकालती थी, मैं साफ छुरी या साफ चमचा लेती थी। हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात थी कि उंगली नहीं डालनी, या कोई गंदा चमचा रीयूज नहीं करना, कि आपने खा लिया फिर दोबारा वो चमचा। तो ये 2-3 चीजें थी जो कि उसने बताई थी, सो आई टुक केयर ऑफ दैट, और फिर वो बिल्कुल इट लास्टेड फॉर मी अ मंथ लॉन्ग। अच्छा, और it means the problem is with this model is how we will sell at retail store. अली रजा साहब कैसे रखेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। सर देखें, जैम इज सच एन आइटम कि उस पे कोल्ड चेन बनाने का फायदा नहीं है, फाइनेंशियली फीजिबल नहीं होगा। यही मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो फिर ये मॉडल चलेगा कैसे? बल्क में जाएगा जब ये मॉडल उसी तरह चलेगा जिस तरह नेस्ले की दही चलती है, एक टू ऑर्डर टाइप सर। नहीं, ये जस्ट इन टाइम पे चलेगा सर, सिर्फ जस्ट इन टाइम के अलावा ये चल नहीं सकता है मॉडल। मेक टू ऑर्डर होता है इस तरह। एक और बिजनेस है जैसे रमजानों में होममेड समोसे वगैरह, तो 2 दिन पहले ऑर्डर देते हैं, 2 दिन बाद वो फ्रेश डिलीवरी करता है, तो वो इसी तरह चल सकता है मेक टू ऑर्डर के ऊपर। डायरेक्ट टू कस्टमर्स 2 दिन 3 दिन का टाइम लेना पड़ेगा डिलीवरी के लिए। अच्छा, लेकिन दुकानों पे भी मेरे हिसाब से चल जाएगा, थोड़ा सा टेक्निकल होगा, मतलब थोड़ा सा आपको स्ट्रीट स्मार्ट होना पड़ेगा इसके लिए, लेकिन दुकानों पे भी खैर चल जाएगा जस्ट इन टाइम डिलीवरी अगर आप करेंगे तो। अगर दुकान वाले ने हल्का से भी गलती करी तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। जी सर, सही है। नेस्ले के साथ भी होता है। अभी किसी ने, आपने जिक्र किया, या मेरे ख्याल से अली रजा ने, हाँ अली ने बोला, सर नेस्ले के साथ ये बहुत दफा हुआ है, और स्पेशली उनका दही तो ठीक होता है, जैसे ऑलमोस्ट 95-96% ऑफ द टाइम द दही इज लाइक वो बिल्कुल डैमेज नहीं होता। लेकिन जो उनका रायता है ना, दोनों पुदीना रायता, जीरा रायता, मतलब मैं बहुत कम परचेज किया है, लेकिन जितनी दफा भी परचेज किया है, आप यकीन करें, वो 80 to 85% वो उसमें गैस फिल हो जाती है, उसका कवर फूल जाता है, और रायता डैमेज हो जाता है। और ऐसे है कि अभी हम लेकर आए हैं, उसको हमने फ्रिज में रखा, रात में ही अगर खोला तो वो खराब हो जाएगा। तो ये उनके साथ हुआ था, फिर मैंने कंप्लेन भी की थी, तो उन्होंने यही कहा था कि आप ना हमें, आप रख दिया करें, आप हमें रिटर्न कर दिया करें, हम आपको फ्रेश पीस देंगे। और मतलब उन्होंने बहुत तमीज तरीके से हैंडल किया था। लेकिन ये इनके दही और सॉरी रायते के साथ बहुत इश्यूज होते हैं, यही कोल्ड चेन वाले। अच्छा, it means after all these discussions, either Gohar or Raza or Saboo Saab or Sarin or Myra, she is not here in her absence, we can say packaging is strategically important and has a significant impact on the logistics performance of supply chains. क्या ख्याल है? बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। Yes sir, a lot. And the informed decisions about packaging can reduce both the supply chain cost and the environmental impact and increase the value of packed products. ऐसे ही है ना आपकी बातों से जो मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ ना। So in this discussion today, we will try to let's try to elaborate on packaging logistics. We will discuss the strategic role of packaging and its operational importance.
let's develop some useful frameworks and concepts that will be useful for decision supports of packaging logistics. अच्छा, अगर हम क्योंकि we are academicians, हम कुछ research भी करते हैं और इंडस्ट्री का भी थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो अगर हम देखें तो जो रिसर्च, इफ वी गो टुवर्ड्स दिस रिसर्च साइड ऑफ packaging, this current research emphasize that the key to obtaining cost efficient packaging system, we should focus on environmental impact also across the entire supply chain, right? What would be the impact of my packaging on the entire supply chain? So it means if I said entire supply chain, then other ideas come in my mind about it. Means we should apply a systems approach. ऐसा ही है? Yes, sir. Integrated. Yes, or in other words, insight from supply chain integration, as Ms. Gohar said, supply chain integration. And you know, this balancing packaging requirements requires a focus on interaction and information trade-offs between many functions of the packaging. Achha, what can be or what are the functions of packaging? Packaging के क्या-क्या functions होते हैं? सर, प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करती है सबसे पहले, जो उसके कंटेंट होते हैं, तो कह सकते हैं प्रोटेक्शन एक हो गया, और ट्रांसपोर्टेशन और कंसोलिडेशन, मार्केटिंग प्रमोशन। मार्केटिंग को कह सकते हैं, मार्केटिंग को कह सकते हैं, एस्थेटिक को कह सकते हैं, कम्युनिकेशन। पैकेजिंग बेसिकली तो कम्युनिकेट करती है ना, जो मार्केटिंग के सर में कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, बट इवन अपार्ट फ्रॉम एस्थेटिक्स इट्स मोर अबाउट, सर एस्थेटिक्स से ज्यादा इट्स अबाउट गेटिंग द ब्रांड नेम आउट। तो अगर आपकी पैकेजिंग ऐसी है कि आपका ब्रांड नेम बहुत छोटा है और बाकी चीजें बहुत बड़ी हैं, तो कंज्यूमर के माइंड में वो रिकग्निशन नहीं रहेगी। तो ऐसी चीजों को भी फिर उसके अंदर कैटर करना होता है। तो इसीलिए ऑल दैट्स व्हाई these all factors under marketing, they said we use this packaging as for a communication purpose. You are communicate about your brand, you are communicate about your product, you are communicating about your product contents, you are communicating about your company. याद है आपके एक सर ने बताया होगा ना? और क्या हो सकता है, और सोचें। So communication cannot be limited to just marketing. Yes. Not because मैं तो पैकेजिंग की बात कर रहा हूँ। हाँ, पैकेज कम्युनिकेशन तो ये भी हो सकती है कि not I mean up to 3 high communication, up side, this side up, ये this is communication, है ना? और क्या हो सकता है, और सोचे ना। पैकेजिंग में हमने कहा, हमें मिस गोहर ने कहा जीएसके में, जीएसके में और नेस्ले में सर 2 तरह की एक ड्रिल्स होती हैं उनकी, एंड वो ड्रिल्स मैंने जिंदगी में 2 या 3 दफा एक्सपीरियंस की हैं। उसे कहते हैं ट्रेसेबिलिटी ड्रिल्स। सही है। QA QC से हर डिस्ट्रीब्यूशन पे एक ईमेल आती है और उस ईमेल में 5 बैच कोड्स होते हैं। ये नेस्ले और जीएसके रेगुलरली करता है, और उस ईमेल में 5 बैच कोड्स होते हैं, और उन बैच कोड्स को ढूंढने का ये सिर्फ आधा घंटा होता है डिस्ट्रीब्यूशन के पास, कि ये बैच कोड इस वक्त किधर पड़ा हुआ है, कौन सी दुकान पे पड़ा हुआ है, कितने डब्बे पड़े हुए हैं, और अगर ये बिक चुके हैं तो कहाँ कहाँ बिके हैं, किस किस एरिया में बिके हैं। एंड दिस इज नॉट पॉसिबल कि अगर जो टर्शरी पैकेजिंग है या जो कार्टन है उस पर कम्युनिकेशन सही ना हुई हो। अच्छा देखिए, इसके ऊपर ना इस तरह की ट्रेसेबिलिटी इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन पैकेजिंग। यस, अच्छा देखिए, अभी इसके ऊपर हम काफी काम कर रहे हैं। हम वी आर डूइंग आल्सो सम प्रोजेक्ट्स ऑन दिस ट्रैक एंड ट्रेस यूजिंग दिस डेटा कोड और डेटा मैट्रिक्स। आपने देखा होगा डेटा मैट्रिक्स, आजकल आप देखते हैं QR कोड टाइप का, इट हैज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन,
और अ बार कोड, जिसमें कि हम बार कोड को स्कैन करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट मैं, यानी बेसिकली व्हाट वी डू इन ट्रैक एंड ट्रेस, दिस इज अ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है मेरे पास, और इस प्रोडक्ट को मैं, इसकी विजिबिलिटी बढ़ानी है, ठीक है, जो अभी हमें रजा साहब ने कहा, ठीक है, एंड टू इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट, मैंने कहा कि मैं इसको एक अली एंटरप्राइजेस को बेचना चाहता हूँ। तो जब मैं क्या करूंगा, दिस प्रोडक्ट हैज वन बारकोड, एक बारकोड इसका है और एक अली एंटरप्राइजेस का बारकोड होएगा। मैं अगर दोनों को स्कैन कर लूंगा तो दे ऑल बोथ विल कनेक्ट, राइट, लाइक दिस। इसका मतलब है अब ये प्रोडक्ट जब भी मैं स्कैन करूंगा मुझे नजर आ जाएगा कि ये मैंने अली एंटरप्राइजेस को बेची। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट तो मास्टर यानी प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। अभी हम इसके ऊपर थोड़ी सी और बात करेंगे कि ये प्राइमरी कौन सा होएगा। तो इनके पास अगर पूरा पैलेट जा रहा होगा तो उसके अंदर कार्टन्स होंगे, वो कार्टन्स कैसे कनेक्ट होंगे, इट मींस पैलेट का एक पैलेट का भी एक आईडी होएगा और कार्टन्स का होएगा। तो जब हम कार्टन्स को इस पैलेट के साथ लिंक कर देंगे तो मुझे पता चलेगा कि इसके साथ जितने कार्टन्स थे वो भी मुझे पता चल जाएगा अली एंटरप्राइजेस के पास है, और जितने जो प्राइमरी पीसेस होंगे वो लिंक हो जाएंगे विद द कार्टन। तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि प्राइमरी किस किस के पास गए, और प्राइमरी जब कोई स्कैन करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट अली एंटरप्राइजेस के पास इस वक्त मौजूद है और ये इनकी है या नहीं है। तो इसके ट्रैक एंड ट्रेस के ऊपर हम काफी काम, वी आर डूइंग सम प्रोजेक्ट एट IBA, and also this is my own interest also that we should work, this is future, digitization is future। अगर डिजिटाइजेशन नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। यस, तो आप सब लोगों को डिजिटाइजेशन पे काम करना चाहिए। खैर एनीवे, तो मैंने आपसे कहा कि हम वी विल एलिब्रेट ऑन पैकेजिंग लॉजिस्टिक्स, वी विल डिस्कस ऑन स्ट्रेटेजिक रोल, वी विल ट्राई टू डेवलप सम फ्रेमवर्क कॉन्सेप्ट्स। मैंने आपसे कहा कि जो करंट रिसर्च है वो इट्स ऑल अबाउट environmental impact, and also we should use some systems thinking or systems approach to utilize some insights from supply chain integration, what Ms. Gaur said. And also I said balancing packaging requirements requires a focus on interaction and informed trade-off, and then I said it's a trade-off between many functions of packaging। The functions of packaging की जब हमारी बात हुई तो मैंने आपसे पूछा कि what can be the functions of packaging। तो पहला तो आया प्रोटेक्शन, फिर एक आया कम्युनिकेशन, और पैकेजिंग के और भी क्या फंक्शंस हो सकते हैं? बिलाल अबू बकर। बिलाल अबू बकर चले गए सर, वो नेट डीसी हो गया जी। क्या हो सकता है बिलाल साहब, व्हाट कैन बी द अदर फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग? अच्छा देखें, पैकेजिंग का एक फंक्शन आपने मुझे ये नहीं बताया, यूनिटाइजेशन, दिस इज अनदर फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। अच्छा, आपने प्रोडक्ट की इंटीग्रिटी, हाँ इंटेग्रिटी बिल्कुल सही है। इट मींस आपने कन्वीनियंस क्यों नहीं बताया? अगर पैकेजिंग ना हो तो आप सोचें कि किनू लेके आने हैं 1 दर्जन, कैसे लेके आ रहे हैं? हाथों में लेकर आ रहे हैं, तो गिर रहे हैं। अच्छा, फिर आप सोचना शुरू करें कंटेनमेंट, दूध लाना होता है, कंटेन रखते हैं, कंटेनर बनाते हैं, दिस इज यूज ऑफ पैकेजिंग। ऐसे जवाब क्यों नहीं देते हैं? आप सोचें अगर पैकेजिंग ना होता और आपसे कहते कि अच्छा यार 1 पाव दही ले आओ, इट मींस यूजिंग पैकेजिंग यू कैन अपोर्शन, दिस इज नोन एज अपोर्शनमेंट, छोटे हिस्से किए जा सकते हैं बिकॉज ऑफ पैकेजिंग। तो पैकेजिंग के जो 6 फंक्शंस किताबों में लिखे हैं, रिसर्च बेस्ड है, किताबों से ज्यादा रिसर्च पे अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको मिलेगा मेन फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, प्रोटेक्शन, यूनिटाइजेशन,
apportionment छोटे हिस्सों में, छोटे टुकड़ों में. Containment, container. Convenience and communication. So in due course we will talk about this on more, we will talk about more on these functions. अच्छा, जब अगर if with reference to the research, packaging logistic is basically is a very wide field and is a virgin market. अभी पाकिस्तान में तो बहुत कम लोगों ने पैकेजिंग लॉजिस्टिक्स पे काम किया है. मैं समझता हूँ it's an area where we should have some projects, क्योंकि environmental impact और cost की जहाँ बात आएगी, convenience, consumer convenience, environmental impact and cost, so all we can cover under this packaging, under the umbrella of packaging logistics. And in research point of view, packaging logistics is basically based on considerable body of descriptive, explanatory and exploratory studies. कहीं वो explore भी कराएगा, कहीं पर कहीं, and basically it is an emerging research area and a fast growing area of interest for the industry. So my slides or these sessions would be built on current research, some findings, and I will try to explain the theoretical basis of packaging logistics. What are the theoretical basis for the packaging logistics? So first, how can we define the packaging logistics? जी सर, बाय मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट. बाय मेथड ऑफ, अगर एयर से जा रहा है तो उसकी पैकेजिंग डिफरेंट होगी, अगर रेल से जा रहा है तो उसकी पैकेजिंग डिफरेंट होगी, अगर मल्टी मोडल है तो फिर उस हिसाब से उसकी पैकेजिंग डिफरेंट होगी. हाँ, अच्छा मुश्ताक साहब ये बताएं कि जब भी आपके जहन में व्हेन यू हर्ड द वर्ड पैकेजिंग लॉजिस्टिक्स, अच्छा इससे पहले पैकेजिंग लॉजिस्टिक्स सुना है या हमेशा लॉजिस्टिक्स ही सुनते रहे? लॉजिस्टिक्स ही सुनते रहे, एक साथ नहीं सुना है ना. अच्छा, मैंने आपसे कैसे इमर्जिंग फील्ड है, ढूंढ के नई चीजें लाएं ताकि कहीं बोले तो थोड़ा आपका भरम भी पड़ेगा. तो you know, to define this packaging logistics, we must first define packaging. सबसे पहले पैकेजिंग को डिफाइन करते हैं, and the general level of a packaging system, and that system and followed by a definition of logistics. खुद ही हो जाएगा, एक तरफ डेफिनेशन लेंगे पैकेजिंग की, अदर साइड पैकेजिंग लेवल ऑफ पैकेजिंग सिस्टम. अभी हमें खुद ही हमारे दोस्त जनाब मोहतरम अली रजा साहब ने कहा था, मैं सोचता हूं कहीं पर प्राइमरी पैकेजिंग कहूं, कहीं सेकेंडरी पैकेजिंग कहूं, कहीं टर्शरी पैकेजिंग कहूं, और ये जो इन्होंने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का लफ्ज यूज किया था, ही ड्राइव्स फ्रॉम द लेवल ऑफ पैकेजिंग सिस्टम फॉलोड बाय अ डेफिनेशन ऑफ लॉजिस्टिक्स. लॉजिस्टिक्स से इन्होंने सोचा था. क्या ख्याल है ना? And the interaction between packaging and logistics are leading to the precise definition of packaging logistics. तो अगर मैं definition की बात करूं regarding this standard definition of packaging, तो well defined and accepted definition of packaging is
You know, the well accepted definition of packaging is defined by Payne, P-A-I-N-E, Payne in 1981. अच्छा, उसने जो पेन की डेफिनेशन थी फॉर लॉजिस्टिक्स, he said a coordinated system of preparing goods for transport, distribution, storage, retailing and end use. अच्छा, अब इसके अंदर देखो सारे लेवल खुद ही आ गए. जी अली रजा साहब, नहीं सर, डेविल्स आ गए, सही है ना, आगे ना. क्या क्या उसने क्या डेफिनेशन बनाई थी, जरा सुनिएगा. ये पेन की डेफिनेशन इज वेरी फेमस. पैकेजिंग अगर कहीं पढ़ी है तो कहीं ना कहीं किसी ने आपको ये जरूर पढ़ाई होगी. ये 81 में उसने 3 लाइनों में बताई थी. उसने क्या कहा था, कहता है अ कोऑर्डिनेटेड सिस्टम ऑफ प्रिपेयरिंग गुड्स फॉर ट्रांसपोर्ट. जैसे ट्रांसपोर्ट की बात है, अब लॉजिस्टिक्स ध्यान में आ रहा है. डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जो अभी इन्होंने हमें कहा कि ट्रांसपोर्ट की बात, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, रिटेलिंग एंड एंड यूजर यूज. इसका मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी खुद ब खुद ही आ गया जी. अच्छा, उसने फिर क्या किया, उसने ये इस डेफिनेशन को कैसे लिखा था, उसने कहा 3 लाइनों में लिखा था. फिर उसने सेमीकोलन लगाया और अगली लाइन में लिखा the means of ensuring safe delivery to the ultimate consumer in sound condition at minimum cost. बात समझ में आई? बात नहीं समझ में आ रही? क्लियर है? सर रिपीट करेंगे, बिल्कुल समझ में नहीं आया. देखिए उसने क्या कहा, पहली बात उसने कहा कोऑर्डिनेटेड सिस्टम होना चाहिए फॉर प्रिपेयरिंग गुड्स. गुड्स को तैयार कर रहे हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिटेलिंग. उसने फिर क्या कहा, पैकेजिंग इज, दूसरी डेफिनेशन उसने क्या दी, द मीन्स ऑफ इंश्योरिंग सेफ डिलीवरी टू द अल्टीमेट कंज्यूमर इन साउंड कंडीशन एट मिनिमम कॉस्ट. ये भी पैकेजिंग है. ऐसे ही है. इंश्योर सेफ डिलीवरी करता है. आपने दूध लाना है, दही लाना है, बिल्कुल लाने, साउंड कंडीशन भी होती है. हाँ, और टू द अल्टीमेट कंज्यूमर. अल्टीमेट कंज्यूमर अब बदल रहे हैं ना, ऐसे ही हो रहा है ना. अल्टीमेट कंज्यूमर तो वही है ना जिन्होंने दही खाना है. कंजम्पशन इन साउंड कंडीशन. आपने कहा गैस ना फील्ड हो जाए दही में, यस, एट अ मिनिमम कॉस्ट. अब उसके अंदर कोई ऐसी चीज ना लगा दें कि वो 10 रुपए की दही और 50 रुपए की पैकेजिंग. सर मैंने एक्चुअली उनसे बोला था, आप देखते हैं नेस्ले का जो दही होता है, दही पे एक फॉइल, एक तो पैक है, पैक में दही है, ठीक है, डब्बे में, डब्बे के ऊपर एक फॉइल है, फॉइल के ऊपर एक प्लास्टिक का ढक्कन है जी. ये ढक्कन जो है ये रायते में नहीं होता है, ना रायते में होता है, ना इनकी जो फ्रूट योगर्ट्स होती है ना उसमें भी नहीं होता, सिर्फ फॉइल होता है. तो मैंने वो जो बंदी थी, वो प्रोडक्ट की कोई थी बंदी, उन्होंने उनसे कनेक्ट कर दिया था हेड ऑफिस में लाहौर में. तो मैंने उन्हें ये सजेशन दी कि आप लोग जो हैं फॉइल के ऊपर एक प्लास्टिक का ढक्कन अगर लगा देंगे ना, जैसे दही में होगा, तो हो सकता है कि ये इशू ना आए. तो वो कह रही थी कि ऑब्वियसली हम सोचेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से उसमें कॉस्ट आएगी. तो ये एक चीज हो सकती थी जी, है ना. अच्छा, तो इसका मतलब है आपने खुद ही कहा इन साउंड कंडीशन एट मिनिमम कॉस्ट. एट मिनिमम कॉस्ट, क्या ख्याल है? अच्छा, अब इसने एट मिनिमम कॉस्ट की बात करी ना, तो मैं सोचता हूं मैं ब्रैकेट में लिख दूं एंड एट मिनिमम एनवायरमेंटल इंपैक्ट. जितना प्लास्टिक ठोकोगे उस डब्बे के ऊपर एनवायरमेंटल इंपैक्ट आएगा. एंड एट मिनिमम एनवायरमेंटल इंपैक्ट. ऐसे ही है जी, बताइए. यस सर. अच्छा, एक डेफिनेशन उसके साथ ही वो कहता है पैकेजिंग लॉजिस्टिक्स इज अ टेक्नो इकोनॉमिक फंक्शन. टेक्नो इकोनॉमिक फंक्शन, टेक्नो का मतलब है टेक्निकल और इकोनॉमिक की मतलब होती है जहां पैसे की बात आती है ना. अ टेक्नो इकोनॉमिक फंक्शन
अच्छा, ये बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, मैं अपने दिमाग से सोच के, जो उसके रिसर्च वाला है वही मैं सोच रहा हूँ, है ना। तो उसने क्या कहा, मैं तो की याद रखता हूँ कि उसने क्या रहा कि उसने रखा है हमेशा के सेफ डिलीवरी हो, अल्टीमेट कंज्यूमर होए और कॉस्ट कम हो, तो मैंने आगे लगा दिया एट मिनिमम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तीसरा वो कहता है अ टेक्नो इकोनॉमिक फंक्शन aimed at minimizing cost of delivery while maximizing sales. ये भी एक पैकेजिंग की डेफिनेशन, ऐसे ही है जी, बताइए। है ना। अच्छा, अगर मैं पैकेजिंग को एज अ सिस्टम देखूं, तो पैकेजिंग कैन बी व्यूड एज अ सिस्टम विथ 3 इंटररिलेटेड पैकेजिंग लेवल्स, ऐसे ही है। मैं यहां अगर बोर्ड पे बनाऊं तो कौन कौन से 3 इंटररिलेटेड पैकेजेस बनते हैं जी, क्या क्या होने चाहिए आप कहते हैं? प्राइमरी, फिर इस प्राइमरी के अंदर बहुत सारे ये क्या हो जाएगा, और फिर उसके बाद जी बताइए, टर्शरी। टर्शरी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इसका मतलब है ये ऐसे ऐसे आ रहा है, बात समझ में आई नहीं? इसको क्या कहेंगे बताइए? तो पहली जो होगी वो क्या कहलाती है? प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग एंड टर्शरी। ये यहां तक मेरे साथ हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी? नहीं सर। अच्छा, it means I can say primary packaging is closest to the product. Yes sir. Or it is often the consumer or sales packaging. इसका मतलब है it primary packaging can also, we can say primary packaging is also known as consumer packaging or sales packaging. ये हमें सेल्स में हमने पढ़ा, एमएम में हमने पढ़ा, सेल्स मैनेजमेंट के सर ने कहीं ना कहीं तो हमने पढ़ा है, ऐसे ही जी। जी सर। अच्छा, इफ यू फोकस ऑन दिस पिक्चर, अगर मेरी ये तस्वीर को गौर से देखें तो मुझे ऐसा लगता है दिस सेकेंडरी पैकेजिंग कंटेन्स अ सर्टेन नंबर ऑफ प्राइमरी पैकेजेस। नहीं सर, जैसे मिड पैक के कार्टन में जी, एक कार्डबोर्ड बॉक्स में वो 12 डब्बे होते हैं। 12, तो प्राइमरी इज 1 kg एंड 12 डब्बा इज सेकेंडरी। लग रहा है ऐसा? लग रहा है ना ऐसा जी, बताइए। और अगर मैं फाइनली एंड व्हाट अबाउट द फाइनली द टर्शियरी पैकेजिंग सच एज अ पैलेट और अ रोल कंटेनर। अब हमें सारी बातें पता है, रोलर, केजीज, रोल, कंटेनर सब पता है। कंटेन्स सेवरल सेकेंडरी पैकेजेस। बात नहीं समझ में आई सर। जरूरी तो नहीं है कि प्राइमरी पैकेजिंग कंज्यूमर के लिए हो। अगर हम ऑयल को देखें तो ऑयल को बाउजर्स में या फिर जो पेट्रोल पंप, कौन सा बेटा, कौन सा बेटा? वो टर्शियरी होगी ना जी। ऑयल की प्राइमरी पैकेजिंग होती है ना, जो फॉर एग्जांपल जो पेट्रोल है या डीजल है जी जी, उनकी प्राइमरी पैकेजिंग एक बाउजर हो गया या नीचे टैंक्स हो गए,
तो जरूरी तो नहीं है कि प्राइमरी ही कंज्यूमर्स के लिए हो। असल में देखो, प्राइमरी अगर हम लिक्विड की बात करते हैं ना, तो वहां पर जो पैकेजिंग का रोल होता है वो होता है कंटेनमेंट, और पैकेजिंग समटाइम्स अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट क्या होता है कि आपने बड़े साइज से छोटे साइज में जो फ्यूल आपको मिलता है वो आपकी पैकेजिंग कहाँ पर आती है, वो कन्वर्ट होती है, जो आपका मोटर आपकी गाड़ी का टैंक होता है उसमें आता है ना बेटा। अगर वो टैंक ना हो तो आप किस तरह से गाड़ी चलाएंगी? सर कैन्स में भी तो आता है। कैन्स में आएंगे, अच्छा इसका मतलब है कैन्स फिर प्राइमरी हो जाएगा। कैन्स प्राइमरी कैसे होगा सर? जो टैंक है वो प्राइमरी है ना, क्योंकि इनिशियली तो उसमें जा रहा है। हाँ, तो इसका मतलब है कैन्स फिर सेकेंडरी हो जाएगा। हाँ, क्योंकि और टैंक टर्शरी हो जाएगा। बिल्कुल सही है ना। तो अब आप इस तरह से सोचें कि देखें, मैंने इसीलिए फिर आपको, दैट्स व्हाई आई सेड the packaging system should function in 6 basic areas. ऐसे ही कहा था, ऐसे ही था। और in other words, the packaging system should fulfill 6 basic functions, right? अच्छा, ये जो बातें हम कर रहे हैं ज्यादातर हम कर रहे हैं बेस्ड ऑन सम रिसर्च। इसकी जो पैकेजिंग सिस्टम की जो 6 बेसिक फंक्शंस हैं, that is defined by Livingstone and Sparks। ये पहली दफा इन्होंने डिफाइन किया था in 1994। अच्छा, अब अगर हम जी तुबा कुछ कहना चाहती हैं? नो सर। ओके, अच्छा बाकी लोग हैं क्लास में या जरा देख लें कोई है? सारे लोग कैमरा ऑन करो, मैं देखना चाहता हूँ। सर इधर ही है, सर इधर है। सर यही है सर। हाँ भाई, कैसे साथ साहब, आप भी आए हुए माशाल्लाह। आप तो पैकेजिंग के मास्टर हैं माशाल्लाह, खुद आप अपनी पैकेजिंग खुद ही डिजाइन करते हैं ना। जी जी बिल्कुल जी मलिक मेहर कहाँ हो भाई, नजर नहीं आ रहा था। सर इधर ही हूँ, सर इधर ही। नहीं, आपको मैं देखना चाहता हूँ। सैयद अली रजा यार देख जी, अली रजा साहब, आप कोई ये ना कहे मैं इस हालत में हूँ कि भाई मैं अभी जो है ना बनियान पहन के बैठा हूँ, तो मैं उसको आउट कर दूंगा, ठीक है। दिस इज माय रिक्वायरमेंट ऑनलाइन क्लासेस की। बिलाल हैं, वकास, जावेद, अरमश। सर हो कहाँ हो, नजर नहीं आ रहे भाई। सर अभी भी नहीं आ रहा। जी अब आ रहे हैं। फैसल साहब कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? मशहूद अहमद साहब, फैसल साहब ठीक ठाक है? मशहूद साहब बड़े धुंध नजर आ रही है पंजाब में। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक से। अच्छा चलें, वेरी गुड टू सी यू हैं। तो फैसल वो मशहूद साहब, क्या पंजाब में धुंध हो रही है बहुत है? नहीं सर, ये इससे कैमरा खराब है, पता नहीं क्या हुआ है इसको। स्मोक, ऐसे स्मोक है यहाँ। अच्छा, वो वाली तो नहीं है जो डस्का में हो गई थी? सर अच्छा, वैसे ही है। अच्छा चलें ठीक है। अच्छा चलें, काफी लोग हैं ऑनलाइन, ठीक है। अच्छा अभी आप साथ हैं ना, कोई परेशानी तो नहीं है? अच्छा, ये मैं बताऊँ कि दिस पैकेजिंग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। बात लोगों जैसे मुझे कहेंगे तो मेरे लिए दिस इज माय वीकनेस कि मैं बॉक्स हर वक्त डिजाइन करता रहता हूँ बैठे हुए कि यार किस टाइप के होने चाहिए। खैर, तो हमने कहा कि मैंने आपसे कहा द पैकेजिंग शुड फुलफिल 6 बेसिक फंक्शंस, और जो फंक्शंस मैंने आपको लिखवाए थे वो 6 फंक्शंस जो थे वो चाहें तो हम लिख लेते हैं। द फर्स्ट फंक्शन इज प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मीन्स टू सेफगार्ड द कंटेंट्स। जो पहला हमारा वो है फंक्शन है, दिस इज प्रोटेक्शन। द सेकंड फंक्शन इज कंटेनमेंट, and containment means to hold and maintain the contents। ऐसे ही हो जाएगा। थर्ड इज
सर छोटे छोटे टुकड़ों में जो करते हैं। हाँ, to reduce, yes, to reduce large scale and high volume production to low volume or desired volume. yes, or to manageable sizes. अगर हम manageable कह दें तो हर एक के लिए फिर हो जाएगा ना, जो जितना मैनेज कर सकता है। अभी हमें तूबा बीबी ने कहा जी कि मैं कैन में ले आऊं, तो कोई कहेगा कि जी मैं बॉटल में ले आऊं, है ना। तो मैनेजेबल साइजेस, दिस इज नोन एज अपॉर्शनमेंट। तूबा आप साथ हैं बेटा, समझ में आ रही है, कुछ बात बन रही है ना? जी सर। हाँ ठीक है। अच्छा, द फोर्थ इज यूनिटाइजेशन। यूनिटाइजेशन इज मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिटाइजेशन? हमने क्या पढ़ा था यूनिटाइजेशन में? याद है मैंने यूनिटाइजेशन में एक किसी का बैग उठाया था, उसके अंदर बहुत सारी चीजें थी, याद आ रहा है कुछ? यस सर, जिसको आपने बैग कहा था। किसका बैग था वो? बिलाल का, याद है? बहुत सारी लैपटॉप भी है, किताब भी रखी हुई है, लंच भी रखा हुआ है, लंच भी रखा हुआ है, याद है? इसे यूनिटाइजेशन। सो यूनिटाइजेशन मींस टू मॉड्यूलराइज, मॉड्यूल बना लेते हैं, टू मॉड्यूलराइज द पैकेजिंग लेवल टू ऑब्टेन मटेरियल हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट इफिशिएंसी। यही बात करी थी मैंने आपसे कि यूजिंग दिस यूनिटाइजेशन वी अचीव सम मटेरियल हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट इफिशिएंसी। अब सोचें, उन्होंने लैपटॉप, कॉपी, किताब, पेन, लंच बॉक्स सारा ऐसे लेकर जाना है और एक बैग के अंदर इधर कैरी कर लिया। खुल रहे हैं, याद आ रही है कुछ बात? बात समझ में आ रही? और आपको मैंने यूनिटाइजेशन की जब बात की थी तो आई ऑल्सो एक्सप्लेन यूनिट लोड, जिसमें मैंने आपसे कहा था प्राइमरी यूनिट लोड, सेकेंडरी यूनिट लोड एंड टर्शियरी यूनिट लोड, जो अभी किसी ने वाटर बॉटल की बात की थी। So in other words, we can say in unitization, to fit a number of primary packages into secondary packaging units and a number of secondary packaging units into tertiary packaging। बात बन रही है, समझ में आ रही है ना? यूनिटाइजेशन ये भी एक पर्पस है। दिस इज पैकेजिंग। कम्युनिकेशन, हमारे मुश्ताक साहब ने कहा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या कर रहे हैं आप? मैं क्योंकि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग, सो आई सेड टू आइडेंटिफाई द पैकेजिंग इन द सप्लाई चेन एंड टू प्रोवाइड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट कंटेंट्स। इसमें है क्या? मैंने आपसे लिखा सप्लाई चेन इंफॉर्मेशन, राइट, अप टू कीप अप टू 4 हाई। इसका मतलब है 4 से ऊपर ना रखें, ऐसे ही था, है ना। फ्रेजाइल प्रोडक्ट, आपने देखा है जब आप कभी जाते हैं एयरपोर्ट पे तो आप फ्रेजाइल का स्टिकर लगा देते हैं अपनी कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर, है। अब कभी आप लिखते हैं हैंडल विद केयर, ऐसे ही होता है। कुछ लोग होते हैं सूटकेस पे भी फ्रेजाइल लगा देते हैं, फ्रेजाइल नहीं ना, सूटकेस पे भी फ्रेजाइल लगा दिया, ठीक है। अच्छा, the fifth one is a communication, or sixth is convenience, है ना। Convenience is to simplify the use of products। इसीलिए तो पैकेजिंग करते हैं ना। आपने अभी कहा यूज ऑफ प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए, देखा है 1 kg का मिल्क पैक होता है, उसके ऊपर एक सर तेल के पाउच पे भी होता है जैसे। जी बिल्कुल। और ये ना हो तो फिर आपको पता है क्या हो, है ना। तो हम अगर थोड़ा थोड़ा सा जरा सी बात अगर जी कुछ कहना चाहती हैं? जी सर, वो आप वाली बात के पहले काटना पड़ता था मिल्क पैक के उससे डब्बे से, अब तो ढक्कन लगा लिया ऑल पर्स ने। जी। अच्छा देखें, अगर आप थ्रू आउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल प्रोडक्ट को देखें, मैंने आपसे इनिशियली कहा था एंड during the entire life of a product, either product is moving, stationary, transforming, transit, और तीसरा क्या बताया था? और इन ट्रांजिट, ये मूविंग तो हो गया, इन ट्रांजिट हो गया, रेस्टिंग, स्टोर, रेस्टिंग। इसीलिए मैंने आपसे कहा था either the product is sleeping or moving or some transformation is going on. So keeping this packaging in mind throughout the product life cycle,
This packaging is exposed to vibration. ऐसे ही है, vibration, temperature variations, pressures, shocks, ऐसे ही हो रहा होगा लाइफ साइकिल में। प्रोडक्ट, एंटायर लाइफ ऑफ प्रोडक्ट को ये सब मसाइल मिलते हैं या नहीं मिलते? वाइब्रेशन हो रही, टेम्परेचर कम ज्यादा हो। सो प्रोटेक्शन मीन्स safeguarding the product or the content of the packaging from these exposures. तो प्रोटेक्शन क्या करता है? वाइब्रेशन से बचाता है, टेम्परेचर से टेम्परेचर वेरिएशन से प्रोटेक्शन है, प्रेशर से प्रोटेक्शन है, शॉक से प्रोटेक्शन ये है। तो हमने क्या कहा था? प्रोटेक्शन मीन्स सेफगार्डिंग द प्रोडक्ट और द कंटेंट ऑफ द पैकेजिंग फ्रॉम दीज एक्सपोजर्स। ठीक है। फिर एक और है जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, उसको कहते हैं कंटेनमेंट। अच्छा, containment is also a related function, because that contain means a container that hold the contents and prevent it from interacting with the external environment. ऐसे ही होता है, आपने जब किसी कंटेनर में प्रोडक्ट डाल लेते हैं तो वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट नहीं कर पाता है जी। अच्छा, इसमें जो हमें ख्याल रखना है वो ये रखना है, द पैकेज शुड बी strong enough to hold the product or content during the material handling transportation process in the supply chain. क्योंकि पता चला आपने दूध की थैली लेकर जा रहे हैं, तो क्या either this plastic bag is able to handle all shocks during the material handling? ठीक है। अच्छा, जहां कंटेनमेंट की बात आएगी, it should also avoid leakages, diffusion, and one more thing also always keep in your mind, this containment, using this containment, the contents should maintain their characteristic until usage, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो मसला हो जाएगा। बात समझ में आ गई जी? अच्छा, कंटेनमेंट की जहां बात आती है ना, वहां पर बेसिकली फूड की ज्यादा बात आती है। सर आज नहीं यार रुकते हैं, अगर 6:15 हो चुका है सर ऑलरेडी। अच्छा, बस 2 मिनट मुझे दे देंगे, फिर मैं आपकी अटेंडेंस लेता हूँ ना। अगर हम सिर्फ ये इसको कंटेनमेंट पे मैं थोड़ी सी बात कर लूँ। मैं ये कह रहा था कि कंटेनमेंट की जब बात करते हैं, बेसिकली द पैकेजिंग प्रोटेक्शन एंड कंटेनमेंट, यानी पैकेजिंग की प्रोटेक्शन की बात करें दो, एंड द कंटेनमेंट। इफ वी टॉक अबाउट फूड्स, in food, packaging protection and containment can be divided into three type of risk. फूड में 3 टाइप के रिस्क होते हैं। एक होता है फिजिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल एंड केमिकल। ये 3 रिस्क होते हैं। फिजिकल रिस्क क्या होता है? फिजिकल रिस्क आर बेसिकली फॉरेन सब्सटेंस सच एज ग्लास, मेटल एंड प्लास्टिक्स। माइक्रोबायोलॉजिकल रिस्क क्या होता है? बैक्टीरिया ना घुस जाए, वायरस ना आ जाए, ऐसे ही होता है। और केमिकल रिस्क क्या होता है? कुछ गिर ना जाए, कुछ अंदर ना चला जाए, केमिकल। यस। और केमिकल डिकंटामिनेशन स्प्रे मार दिया अगर तो अंदर ना चला। हाँ, और इसको एक और केमिकल रिस्क में जो सबसे ज्यादा जो होता है वो भी केमिकल होगा ना? केमिकल होगा। सर ये भी हो सकता है कि पैकेज जो है हमारा उसी के साथ रिएक्ट कर जाए। अक्सर होता है हॉट फिल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें यही होता है, पैट बॉटल के साथ रिएक्ट कर जाता है जो प्रोडक्ट होता है अगर हाई टेम्परेचर। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट। यस, तो दीस आर द केमिकल रिस्क, जिसमें अभी हमें अरमश ने कहा, जो इन्होंने कहा, बेसिकली ही सेड ट्रेसेस ऑफ हेवी अलॉय एंड पेस्टिसाइड्स और मे बी सम ओवरडोजेस ऑफ प्रिजर्वेटिव। ये वो चीजें, या बकास साहब ने कहा। तो ये हमें याद रखना है कि जब हम फूड पैकेजिंग की बात करेंगे तो हमें प्रोटेक्शन और कंटेनमेंट में ये ख्याल रखना है कि कोई हम ऐसी चीज में ना कंटेन कर लें कि वो खुद प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट कर जाए। जैसे आपने सुना होगा, जो आपने देखा है हमेशा जो ऑलिव ऑयल होता है, इसकी बोतल हमेशा फीकी होती है, ग्रीन होती है, डार्क होती है। यस, डार्क होती है। क्यों?
ऑक्सीडेशन ना हो सर, ऑक्सीडेशन सर क्योंकि सन के साथ रिएक्ट करता है, सन के साथ रिएक्ट करता है सही। तो समझ रहे हैं। तो ऐसे पैकेजिंग के लिए आप जब पढ़ेंगे तो पैकेजिंग आपको, तो मैंने अभी सिर्फ 2 कवर किए, 4 और कवर करेंगे और थोड़ी सी इसके ऊपर कोई एक फ्रेमवर्क भी डिजाइन कर देंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमारे पास 4 क्लासेस हैं तो 2 क्लासेस में और मजीद पैकेजिंग पे बात कर लेंगे और फिर 2 सेशंस पे इंशाल्लाह ताला मैं कस्टमर सर्विस पे भी बात करना चाहता हूँ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, ठीक है। तो होपफुली हमने कुछ बात बन रही है, आगे चलें।